Hello everyone, myself Dr. Mohan Bakar, असिस्टेंट प्रोफेसर इन बॉटनी फ्रॉम गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज तारानगर। इस वीडियो में हम मेंडल के लॉ देखेंगे। मेंडल के जो नियम थे, 3 नियम हैं, उनके बारे में देखेंगे। मेंडल ने जो पायसम सिटावियम जो मटर प्लांट है उन पे जो एक्सपेरिमेंट किए थे, और एक्सपेरिमेंट जो किए थे मोनो हाइब्रिड, डाई हाइब्रिड, ट्राई हाइब्रिड क्रॉस, और उनके बाद जो उन्होंने ला दिया वो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जाते हैं। तो मेंडल ने 3 नियम दिए। मेंडल का प्रभाविकता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेग्रीगेशन लॉ, पृथक्करण का नियम, और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। तीनों नियम हैं, हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला लॉ है मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसको प्रभाविकता का नियम, हिंदी में प्रभाविकता का नियम कहते हैं। इन हेटेरोजाइगोट या हेटेरोजाइगस कंडीशन द एलिल्स विच मास्क द अदर इज रेफर्ड टू एज डोमिनेंट। विषम युग्मजीय अवस्था में जो एलिल किसी दूसरे एलिल के प्रभाव को ढक दे तो वो जीन डोमिनेंट या प्रभावी कहलाते हैं। वो एलिल डोमिनेंट या डोमिनेंट कहलाता है। एक जीन के 2 रूप होते हैं जिनको एलिल कहते हैं, और इसमें से जो एलिल F1 जनरेशन में या विषम युग्मजीय अवस्था में एक्सप्रेस होता है वो प्रभावी होता है, डोमिनेंट होता है, और जो विषम युग्मजीय अवस्था में एक्सप्रेस नहीं होता, सिर्फ सम युग्मजीय अवस्था में एक्सप्रेस होता है, वो अप्रभावी एलिल होता है। डोमिनेंट एलिल्स आर एक्सप्रेस्ड एक्सक्लूसिवली in heterozygote condition, heterozygous condition, while recessive traits are expressed only if the organism is homozygous for the recessive allele। अगर recessive allele तभी एक्सप्रेस होगा जब recessive alleles homozygous condition में होगा। A single allele may be dominant over one allele but recessive to another, while the others that is masked is referred to रेसेसिव एलिल। जो जिसका एक्सप्रेशन नहीं होता वो रेसेसिव होता है। इसी आधार पे ये मेंडल ने प्रभाविकता का नियम दिया, और इस नियम के अनुसार जो एलिल जीन की जो एलिल हैं जो विषम युग्मजीय अवस्था में जिसका एक्सप्रेशन होता है वो डोमिनेंट एलिल होता है, और विषम युग्मजीय अवस्था में जिस एलिल का एक्सप्रेशन नहीं होता वो रेसेसिव या अप्रभावी एलिल होते हैं। यही नियम है कि जब मेंडल ने मोनो हाइब्रिड क्रॉस हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस हो, तो F1 जनरेशन में हमेशा हेटेरोजाइगस या विषम युग्मजीय अवस्था होती है। तो F1 पीढ़ी में जो एलिल एक्सप्रेस होता है वो एलिल प्रभावी होता है, जो F1 पीढ़ी में एक्सप्रेस नहीं होता वो अप्रभावी होता है। अब थोड़ा सा एलिल के बारे में देख लेते हैं। जैसे मेंडल ने जो प्लांट की जो हाइट वाली जीन है, हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है, और इसको एक जीन डिसाइड करती है। मेंडल ने इस जीन को पहले फैक्टर कहा था, उसी फैक्टर को आज जीन कहा जाता है। और अगर प्लांट लंबा है तो इसका मतलब इसके अंदर टी कॉम्बिनेशन भी हो सकता है और टी कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। अगर ड्वार्फ है तो इसका मतलब इसमें ये कॉम्बिनेशन होगा। लंबेपन को डिसाइड करने वाली जीन टी है, और इसके 2 एलिल हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। ये दोनों आपस में एलिल हैं। एलिल क्या होते हैं? एलिल फॉर्म ऑफ जीन, जीन के 2 रूप होते हैं जिसमें से एक प्रभावी होता है और दूसरा अप्रभावी होता है। तो एलिल होते क्या हैं? एलिल समयुग्मजीय नहीं, होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं, उनमें सेम लोकाई पे प्रेजेंट रहते हैं। जैसे क्रोमोसोम नंबर 1 है,
ये क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये क्रोमोसोम नंबर 2 है। मतलब क्रोमोसोम 1 व 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। और एक प्लांट है वो अगर कैपिटल टी कंडीशन में होगा तब इस जीन के दोनों रूप है, जीन के दोनों रूप मतलब दोनों एलील इस टाइप से होंगे। सेम लोकस होता है, समजात गुणसूत्र में सेम जगह पाए जाते हैं। और अगर ये कंडीशन है, जैसे ये क्रोमोसोम 1 है, ये क्रोमोसोम 2 है, लेकिन इसमें अगर इसमें कैपिटल टी है, इसमें कैपिटल टी स्मॉल टी है, तो इसका मतलब यहाँ पे कैपिटल टी है और यहाँ पे स्मॉल टी है। इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है। अगर इस प्रकार का कॉम्बिनेशन हो स्मॉल टी, तब यहाँ भी स्मॉल टी होता है और यहाँ भी स्मॉल टी होता है। ये प्लांट टॉल होगा क्योंकि दोनों जीन, प्रभावी जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, प्रभावी एलील यहाँ पे प्रेजेंट है। ये भी टॉल होगा क्योंकि यहाँ पे एक एलील डोमिनेंट है, इसलिए इसका इफेक्ट रहेगा। विषम युग्मजीय अवस्था में जो जीन एक्सप्रेस होती है वो प्रभावी कहलाती है, लेकिन ये जो प्लांट होगा ये ड्वार्फ होगा क्योंकि यहाँ पे स्मॉल टी है, तो प्रभावी एलील यहाँ पे नहीं है, तो ये ड्वार्फ प्लांट होगा। इसमें स्मॉल टी और स्मॉल टी दोनों हैं। तो ये एक जीन के दो रूप होते हैं जिनको एलील कहते हैं, और एलील का अरेंजमेंट सेम लोकस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेम लोकाई पे प्रेजेंट होते हैं। और समजात गुणसूत्र, जैसे अब इसका गैमेट बनेगा, अगर जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, अगर ये क्रोमोसोम गैमेट में चला गया तो इससे कैपिटल टी आएगा, और ये गैमेट चला गया तो इससे स्मॉल टी आएगा। तो ये अलग अलग रैंडम सेपरेशन होता है। होमोजाइगस कंडीशन होगा तो दोनों गैमेट सेम रहेंगे, हेटेरोजाइगस रहेगा तो अलग अलग टाइप के गैमेट बनेंगे। तो प्रभाविकता का नियम, जो एलील विषम युग्मजीय अवस्था में जो एक्सप्रेस होता है वो प्रभावी होता है, जो F1 जनरेशन में जिनका एक्सप्रेशन होता है वो प्रभावी होता है, जिसका एक्सप्रेशन नहीं होता वो अप्रभावी होता है। तो ये मेंडल का पहला नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस या प्रभाविकता का नियम। सेकंड लॉ है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, इसको प्योरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। प्योरिटी ऑफ गैमेट ये भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ही आधारित है। एक ही जीन के एलील के बीच का ये लॉ है। पहला जो प्रभाविकता का नियम था वो एक ही जीन के दो एलील के बीच में किसका एक्सप्रेशन हो रहा है, किसका नहीं हो रहा है, कौन प्रभावी है कौन अप्रभावी, एक ही जीन के दो एलील के बीच का लॉ था। ये भी एक ही जीन के दो एलील्स के बीच का है या मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है। मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट दैट एलील्स पेयर सेपरेट और सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन एंड रैंडमली यूनिट्स फर्टिलाइजेशन। ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन के समय एक जीन के जो दो एलील हैं उनका सेपरेशन रैंडम होता है एंड 100% प्योर होता है। टू हेटेरोजाइगस पी प्लांट which means that each plant has two different alleles at a particular genetic position. He discovered that the traits in the offspring of his cross did not always match the trait in parental plants. This means that the pair of alleles encodes in the trait each parental plant has separate or segregate from one another during the formation of गैमेट फॉर्मेशन के समय एक जीन के दोनों एलील
जो विषम युग्मजीय अवस्था में भी है तो भी उनका सेग्रीगेशन होता है, वो एक दूसरे के बिना किसी प्रभाव में रैंडम या एकदम फ्री होता है। और यहाँ जो गैमीट बनते हैं वो एकदम प्योर होते हैं और उनका पृथक्करण में एक दूसरे का कोई इंटरफेयर नहीं होता। इसको हम समझेंगे। मेंडल का सेकंड लॉ ये है कि जैसे ये टोल प्लांट है, इसका हमने क्रॉस कराया तो ये हमें F1 जनरेशन में मिला। F1 अगर हम F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करते हैं तो यहाँ जो ये एक जीन के दो एलील हैं, जीन एक ही है लंबेपन का, ये प्रभावी है एलील, ये अप्रभावी है। विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों साथ हैं, लेकिन जब ये गैमिट का फॉर्मेशन करेगा तो ये टी का स्वतंत्र पृथक्करण स्वतंत्र होगा और ये इनका भी मूवमेंट स्वतंत्र होगा, एक दूसरे को किसी प्रकार का अफेक्ट नहीं करते। विषम युग्मजीय अवस्था में एक जीन के दो एलील साथ रहते हुए भी जब गैमिट फॉर्मेशन होता है, जब रिप्रोडक्टिव सेल बनती है तो ये अपने 100% प्योर होते हैं और उनका पृथक्करण भी एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। ये भी अब ये 100% डोमिनेंट एलील को शो करेगा और ये 100% रेसेसिव एलील को शो करेगा। विषम युग्मजीय अवस्था में दोनों साथ रहते हुए भी एक दूसरे को कंटामिनेट नहीं करते हैं और सेग्रीगेशन प्योर होता है, उसको प्योरिटी ऑफ गैमिट भी कहते हैं और सेग्रीगेशन लॉ भी कहते हैं। तो ये भी एक ही जीन के दो एलील का गैमिट फॉर्मेशन में कैसे होता है उसको शो करते हैं कि एक ही जीन के दो एलील विषम युग्मजीय अवस्था में जब साथ रहते हैं, जैसे यहाँ पर तो समयुग्मजीय अवस्था में तो इसके गैमिट बनेंगे सारे कैपिटल टी वाले बनेंगे, तो इसमें किसी प्रकार इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे जो गैमिट बनेंगे सारे स्मॉल टी वाले बनेंगे, लेकिन यहाँ पे विषम युग्मजीय अवस्था में जो गैमिट बनते हैं, विषम युग्मजीय अवस्था में जो गैमिट बनेंगे, इसके जो गैमिट बनेंगे तो कैपिटल टी भी बनेगा, स्मॉल टी भी बनेगा। तो ये दोनों एलील अलग अलग गैमिट बनाएंगे तो ये अपने आप में प्योर होगा, ये अपने आप में प्योर होगा, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसका इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो इसको कहते हैं सेग्रीगेशन लॉ, प्योरिटी ऑफ गैमिट, जो कि सेकंड लॉ है मेंडल का। इसके बाद हम मेंडल के तीसरे लॉ के बारे में देखें। ये है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम डाईहाइब्रिड क्रॉस पे डिपेंडेंट है। जो फर्स्ट एंड सेकंड थे वो इंट्राजेनिक इंटरेक्शन था, एक ही जीन के दो एलील के बीच का इंटरेक्शन था, लेकिन ये डाईहाइब्रिड क्रॉस पे इंटरजेनिक इंटरेक्शन है। इंटरजेनिक इंटरेक्शन पे मतलब डाईहाइब्रिड क्रॉस पे आधारित है कि दो जीनों के बीच के का इफेक्ट है, उसको देखेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम के तहत। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट सेपरेट जीन्स फॉर सेपरेट ट्रेट, सेपरेट जीन अलग अलग लक्षण के लिए आर पास्ड इंडिपेंडेंटली ऑन वन अनदर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। पेरेंट से संतति में अलग अलग जीन जो अलग अलग लक्षणों को निर्धारित करती हैं वो स्वतंत्र रूप से मूव करती हैं पेरेंट से प्रोजेनी में। The law of independent assortment states that the alleles of different genes are inherited independently with the organism that reproduce sexually. स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहता है कि दो जीन जो सेपरेट हैं, अलग अलग हैं और अलग अलग लक्षणों को निर्धारित करते हैं, उनका पेरेंटल जनरेशन से प्रोजेनी जनरेशन में मूवमेंट स्वतंत्र रूप से होता है। एक जीन दूसरे जीन पे इफेक्ट नहीं डालती और ये दो जीन के बीच में किसी प्रकार का कोई लिंकेज वगैरह इंटरफेयर नहीं होता।
तो मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे तब तक लिंकेज मेंडल के एक्सपेरिमेंट में लिंकेज नहीं मिला था। लिंकेज वो होता है कि कुछ जीन जो पेरेंटल में होती हैं उनकी फ्रीक्वेंसी प्रोजेनी में ज़्यादा होती है, और मेंडल ने ये बताया कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, स्वतंत्र अप्यून होता है। लेकिन बाद में कुछ साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि बहुत सी जीन वो जो पेरेंटल में होती हैं वो प्रोजेनी में साथ रहती हैं, तो बहुत सी जीनों में लिंकेज पाया जाता है। लेकिन मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया वहाँ पर किसी प्रकार का इंटरजेनिक इंटरेक्शन नहीं था, मतलब एक जीन दूसरे जीन पे किसी प्रकार का अफेक्ट नहीं डाल रही थी, इंटरजेनिक इंटरेक्शन किसी प्रकार का नहीं था। तो इसका मतलब मेंडल ने जितने भी जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए थे, विपरीयासी लक्षण लिए थे, तो वो सभी अलग अलग क्रोमोसोम पर स्थित थी। वो सारे जीन, जैसे लंबेपन का वाले जीन क्रोमोसोम 1 पे स्थित है और सीड की कलर वाले जीन क्रोमोसोम 4 पर स्थित है। तो मेंडल ने लंबेपन वाले जीन और सीड कलर वाली जीन के साथ एक्सपेरिमेंट किया, तो दोनों का क्रोमोसोम अलग अलग था, तो उनमें किसी प्रकार का लिंकेज वहाँ पर प्रेजेंट नहीं था। अगर दोनों जीन एक ही क्रोमोसोम पर स्थित होते तो रिजल्ट डेविएट आते, अलग अलग रिजल्ट आता। तो स्वतंत्र अप्यून का नियम को हम देखें, जैसे 2 जीन हैं, जैसे ये TTRR, ये एक कैरेक्टर को डिसाइड करती है, ये दूसरे कैरेक्टर AB ले लेते हैं, AB 2 जीन हैं, दोनों साथ हैं। A अलग जीन है जो एक अलग कैरेक्टर को डिसाइड करती है, ये B जीन अलग है, ये दूसरे कैरेक्टर को डिसाइड करती है। जब पेरेंट से प्रोजेनी में जीन का ट्रांसफ़र होता है तो A जीन के एलील B जीन के एलील पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं डालते। इनका एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में मूवमेंट स्वतंत्र रूप से होता है, इनका स्वतंत्र रूप से होता है, और B का A पे कोई इफेक्ट नहीं होता, A का B पे कोई इफेक्ट नहीं होता। इस जीन के एलील इस जीन पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, इस जीन के एलील इस जीन पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, चाहे वो किसी कंडीशन, चाहे इस कंडीशन में हो चाहे इस कंडीशन में हो। A जीन के एलील B जीन पे कोई इफेक्ट नहीं डालते, B जीन के एलील A जीन पे कोई इफेक्ट नहीं डालते। A जीन का मूवमेंट स्वतंत्र अप्यून होता है और B का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में उनका मूवमेंट स्वतंत्र रूप से होता है। इस नियम को बोलते हैं स्वतंत्र अप्यून का नियम, जो कि मेंडल ने ये बताया कि 2 जीनों के बीच में जो अलग अलग कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं उनका मूवमेंट का एक दूसरे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, स्वतंत्र रूप से अप्यून होता है। तो ये था मेंडल के तीनों नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का नियम, जो एक ही जीन के 2 एलील के बीच के इंटरेक्शन का था कि जो जीन विषम युग्मजीय अवस्था में एक्सप्रेस करेगी वो प्रभावी एलील होगा, जो एलील विषम युग्मजीय अवस्था में एक्सप्रेस होगा वो प्रभावी, और जो एलील का एक्सप्रेशन नहीं होता वो अप्रभावी। और सेग्रीगेशन लॉ में एक जीन के जो 2 एलील हैं विषम युग्मजीय अवस्था में जब दोनों साथ रहते हैं, लेकिन जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो उनका सेग्रीगेशन 100% प्योर होता है। प्रभावी एलील है उनका एक्सप्रेशन प्रभावी होता है, अप्रभावी का अप्रभावी होता है। दोनों साथ रहते हुए किसी प्रकार का कंटामिनेशन नहीं होता, मतलब प्योरिटी ऑफ गैमेट रहती है, उनका पृथक्करण स्वतंत्र रूप से होता है। और तीसरा था स्वतंत्र अप्यून का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इस नियम के अनुसार 2 अलग अलग जीन जो अलग अलग लक्षणों को निर्धारित करते हैं, तो एक जीन के एलील का दूसरे जीन के एलील पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, एक जीन के एलील का दूसरे जीन के एलील पे किसी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ता, दोनों का स्वतंत्र अप्यून होता है। प्रोजेनी से नहीं, पेरेंटल जनरेशन से प्रोजेनी में जाने में उनका स्वतंत्र अप्यून होता है। तो ये थे मेंडल के लॉ, मेंडल्स लॉ। थैंक यू।